नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए आज हम देखेंगे कि हमारा जो है ये एक 3D व्यू है जिसमें हम रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो ध्यान से देखिए, एक हमने यहाँ पे पिक्चर बनाया हुआ है और इस पिक्चर के अंदर मैंने वेक्टर्स को दिखाया है। अब ये बना कैसे है, इस पे अगर हम बात करें तो ये हमारा इस तरीके से कुछ बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ऐसे है। इसमें जो है आपका ये जो एक्सिस है, मैंने इसको ध्यान से देखिए, ये है इसको मैंने जेड एक्सिस माना है, इसको मैंने एक्स एक्सिस माना है और इसको मैंने वाई एक्सिस माना है। एक्सिस आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी मान सकते हैं। इसको आप x मान सकते हैं, इसको y, इसको z, इसको x y z, आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी कोई भी एक्सिस मान सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये जितने भी आप एक्सिस देख रहे हो, इन एक्सिस के ऊपर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर कोई स्पेस में कोई पॉइंट है और उसको मुझे लोकेट करना है तो मैं कैसे करूंगा। इसी का पिक्टोरियल भी यहाँ पे बना हुआ है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस है। इसमें देखिए अगर ध्यान से तो यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन है, वो प्लेन मेरा ये है। इस प्लेन के अंदर देखेंगे तो मैं एक्स एक्सिस पे कुछ दूरी चला, वाई एक्सिस पे कुछ दूरी चला। तो मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि वेक्टर्स के आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस वाई एक्सिस को लेके मैं यहाँ आ गया, एक्स एक्सिस ये है, तो यानी एक्स पे मैं चला और कुछ दूरी में वाई पे चला। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे। आई आपको पता है यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर है और एक्स मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे वाई मैग्नीट्यूड है और जे यूनिट वेक्टर है। तो ये एक्स वाई प्लेन में मैंने वेक्टर का 2D में रिजोल्यूशन जो है वो दिख रहा है, 2D में आपको वेक्टर इस प्लेन में दिख रहा है। इसके बाद इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट किया हूं तो यानी मैं x पे चला, y पे चला, फिर मुझे z एक्सिस पे चलना पड़ेगा और वो z एक्सिस ये है, तो इसके पैरेलल एक्सिस ये z है और यहाँ पे चल के मैं इस पॉइंट पे पहुंचा। अब यहाँ पे बात ये आती है, मैं डिफरेंट चीज यहाँ पे लिखूंगा, उसी को आपको समझना है। तो अगर मैं वेक्टर r को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर r इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, मैंने जेड एक्सिस पे कितना चला था तो यहाँ पे मैं चला हूं प्लस जेड के। ये हमने r को, ये जो वेक्टर r है, इस पॉइंट का मैंने वेक्टर फॉर्म में एक इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि मॉड ऑफ r अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इस तरीके से मॉड निकलता है वेक्टर का। फिर इसके बाद अगर नीचे बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो मेरा ओरिजिन था, यहां से ये जो मेरा रिजल्टेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तीन एंगल है, अल्फा, बीटा और गामा। अगर मैं बात करूं कि इन एंगल्स को कैसे निकालेंगे तो आप इसको लिखोगे cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है ये इधर की साइड x आई है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं उसका मैग्नीट्यूड लेके x अपॉन, यहां पे क्या लिखेंगे, ये आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली आप cos बीटा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
अगर इसी तरीके से कहें cos गामा तो लिख सकते हैं z इक्वल टू z अपॉन cos गामा इक्वल टू z अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यानी हमने इस रिजल्टेंट का x एक्सिस से y एक्सिस से z एक्सिस से एंगल बता दिया। तो इसका मतलब अगर मैं एंगल x y z से बता दूं और यहां से यहां तक का दूरी बता दूं तो इसका मतलब इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन मुझे मिल जाएगा। कहां से? ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि मैंने एंगल बता दिया यानी डायरेक्शन बता दिया। एंगल मतलब डायरेक्शन हो गया और यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड बता दिया। तो ये पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन मुझे मिल गया। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें डिफरेंट और केसेस क्या बनेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ऐसे लिख सकते हो। अगर इसको लिखूंगा तो इक्वल टू करके इसके इक्वल टू क्या है? ये है। तो cos अल्फा का अगर मैं स्क्वायर करना है तो इधर भी स्क्वायर होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे से रूट हट जाएगा। इसी तरह बीटा में सिमिलरली अगर ये स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। गामा में भी सिमिलरली होगा। तो इसको लिख देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे और ये आपका कट जाएगा। तो इसके बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ गया। अब इसमें और आप क्या कर सकते हो? तो अब ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस cos 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा और इसके इक्वल टू आप क्या लिख दोगे? 1। अब यहां पे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये 1 और ये 1 3 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यानी आप इसको लिख सकते हो 3 माइनस बाहर कर लो आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये चीज आप लिख सकते हो और इसके इक्वल टू आप लिख सकते हो 1। अब यहां ध्यान दीजिए, ये 1 इधर आएगा तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और ये पूरा का पूरा पोर्शन इक्वल टू के इधर लेके चले जाइए। तो आप इसको मैं जगह नहीं यहां लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये दो रिलेशंस आते हैं आपके और ये दो रिलेशंस आपके इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे इसके इक्वल टू 1 आया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 और यहां पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है 3D में और ये आपका डायरेक्शन है उस पॉइंट का, यानी इस r का डायरेक्शन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से मैंने ये निकाला, इसका मैग्नीट्यूड मैंने इस तरीके से निकाला। उसके बाद एक रिलेशन आ रहा है तीनों एंगल्स के बीच में साइन और कॉस के फॉर्म में, वो इस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारा 3D में कैसे वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करते हैं उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कुछ और डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए